हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, कहाँ पे होता है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब किस जगह पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो है फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर में होता है। फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म भी होता है। एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर में होता है। फ्लावर क्या है, तो फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड सूट। जो सूट होता है वही मॉडिफाई होकर फ्लावर बनता है प्लांट्स में। फ्लावर्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हम लोग ने क्लास 11 में ही पढ़ना था। क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी दिया हुआ था फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर ये सब चीज़ आपको वहाँ पढ़ना था। तो फ्लावर का मैंने एक स्ट्रक्चर आप लोग को यहाँ पे दिखाया है। ये एक टिपिकल फ्लावर का फिगर है। फ्लावर में जो मेनली होते हैं 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको 4 होरल्स ऑफ द फ्लावर भी कहा जाता है। वो है सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं किसी भी फ्लावर के। पिस्टिल को कार्पेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेपल और पेटल्स जो होते हैं वो एसेसरी ऑर्गेन्स होते हैं, जो हेल्पिंग ऑर्गेन्स होते हैं। मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं वो स्टैमेन एंड पिस्टिल होते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टैमेन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, यहाँ पे सिंबल भी बनाया हुआ है। और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, तो ये फीमेल गैमेट बनाएगा, मतलब एग बनाएगा। स्टैमेन के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टैमेन है। तो जो ऊपर वाला बल्ज पार्ट है इसको एंथर कहा जाता है, और ये जो स्टॉल का इसको फिलामेंट कहते हैं। तो स्टैमेन के 2 पार्ट्स क्या हुए, फिलामेंट एंड एंथर। ऐसे ही पिस्टिल के भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उसको कहा जाता है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। ये जो लॉन्ग पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं। और ये जो बल्ज पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। तो ये रहा ओवरी। ओवरी के अंदर में जो ये पार्टिकल्स आप देख रहे हो इसको ओव्यूल कहा जाता है। तो ओव्यूल ओवरी के अंदर में रहता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ना है, बस आप एक तरह से इसका मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर देख लें कि फ्लावर किस तरह का होता है। पेडिसेल जो होता है वो फ्लावर को किसी भी ब्रांच या स्टेम में अटैच करने का काम करता है। रिसेप्टेकल में जो बाकी जो पार्ट्स थे वो सारे आके यहाँ पे अटैच होते हैं, तो इसको रिसेप्टेकल या थैलामस भी कहा जाता है। थैलामस भी कहा जाता है, रिसेप्टेकल को ही थैलामस कहा जाता है, जहाँ पे बाकी जो पार्ट्स होते हैं 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो आके अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये एक सिंपल टिपिकल फ्लावर का फिगर था। चलिए आगे देखते क्या था पॉइंट्स। The arrangement of flower, the cultivation of flower is called floriculture. फूलों की जो खेती की जाती है लार्ज अमाउंट में उसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में भी पूछ देता है, सिंपल सा है फ्लोरिकल्चर। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन प्लांट एक्सिस, फूल जो होते हैं वो पेड़ में अरेंज किए होते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज किए हुए रहते हैं। अलग अलग प्लांट में आप देखोगे फ्लावर्स का अरेंजमेंट अलग होता है, तो इसको कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। फूलों के अरेंजमेंट को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन अ फ्लावर, किसी भी फूल में सेपल और पेटल किस तरह से अरेंज करके रखे हुए हैं उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। ये सब चीज़ें जो है सारे क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में क्लियरली आपको दिया हुआ है। एस्टिवेशन के भी टाइप्स हैं, तो वो आप लोग को उस चैप्टर में पढ़ना था। इसमें आपको मेनली फोकस करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर में। The arrangement of ovule within the ovary is called placentation. ओवरी में जो होता है ओव्यूल्स अरेंज करके रखे हुए रहते हैं, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन के भी टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर के अंदर होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एंथर का स्ट्रक्चर, एक बार देख लेते हैं। तो एंथर के स्ट्रक्चर में आप लोग को ध्यान देना है। ये डायग्राम आप देखिए, ये एक एंथर का फिगर है। एंथर का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन किया हुआ है, कटिंग किया हुआ है, तो आपको इस तरह सा कुछ व्यू दिखाई देगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसी को जो है जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 चैम्बर्स दिखाई देते हैं एंथर में। 1 एंथर मतलब एक एंथर में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनको थेका भी कहा जाता है। तो ये जो है एक थेका, दूसरा, तीसरा और चौथा थेका। नेक्स्ट इसका एक और नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे टोटल एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, नेक्स्ट ये। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है।
अगर इसका प्लूरल बोलना होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया। 1 एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो 4 लेयर्स का बना हुआ रहता है। तो 4 लेयर्स में जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो इपिडर्मिस है। सबसे लास्ट आउटर मोस्ट लेयर इपिडर्मिस, उससे अंदर इंडोथेशियम, जो नेक्स्ट सेकेंड लेयर है इंडोथेशियम, थर्ड लेयर मिडल लेयर, इसको मिडल लेयर कहा जाता है, और सबसे जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको टेपटम कहते हैं। तो टेपटम जो होता है सबसे अंदर में होता है, और उसके अंदर में आप यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इसको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। तो ये जो टेपटम है, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो टेपटम वाला लेयर होता है वो नरिशमेंट देता है पोलन ग्रेन्स को, ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स को। जो पोलन ग्रेन्स मैच्योर नहीं हुए हैं उनको जो है नरिशमेंट का काम जो होता है वो टेपटम कर देता है। तो ये आपको मेनली याद रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है टेपटम, और वही जो है पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट देने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक पोलन ग्रेन का डायग्राम भी यहाँ पे है कि पोलन ग्रेन एक्चुअली कैसे दिखता है। तो पोलन ग्रेन के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कि पोलन ग्रेन किस तरह का दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। नेक्स्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जब भी कोई वर्ड में जेनेसिस लगा हुआ रहता है मतलब कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का। The process of formation of microspore tetrad from microspore mother cell, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये मायोसिस प्रोसेस से होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मायोसिस होता है तो 1 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। तो जाहिर सी बात है जब मायोसिस हो रहा है इसका मतलब जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होने वाला है। तो जो मदर सेल होता है वो 2n, एंड जो टेट्राड बनने वाले हैं वो n। टेट्राड का मतलब होता है 4 सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उसको टेट्राड बोलते हैं। वो चारों फिर अलग हो जाते हैं, तो जब चारों अलग हो जाएंगे तो उसको 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, और वही माइक्रोस्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो उनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो हैप्लॉइड ही रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल डिवीजन नहीं चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड एक बनता है। टेट्राड बोलने का मतलब ही है कि वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, वही 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होकर आगे जाकर 4 पोलन ग्रेन्स बनाने वाले हैं। पोलन ग्रेन्स को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मतलब जिसमें मेल गैमेट्स होता है। तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर, इसीलिए पोलन ग्रेन्स को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। हैविंग 2 मेल गैमेट्स, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कोई भी पोलन ग्रेन के अंदर में कितने मेल गैमेट्स होते हैं, तो सिर्फ 2 ही मेल गैमेट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि डिटेल में पढ़ना है। बहुत बार इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो पोलन ग्रेन्स में जो हम लोग को पढ़ना है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पेरिकल होते हैं शेप में, और इनमें जो डिजाइंस होता है बहुत अलग अलग तरह का आप डिजाइंस देख सकते हो। ये एक्चुअली ये बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज़ में, लेकिन जब माइक्रोस्कोप लगा के देखा गया तो इनका जो है बहुत तरह का डिज़ाइन इसमें देखा गया। इनका जो साइज़ होता है वो 25 to 30 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर, मतलब बहुत ही साइज़ इनका बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो इसका डिज़ाइन होता है वो माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें 2 लेयर्स होते हैं, एक बाहर और एक अंदर। जो आउटर लेयर होता है उसको एक्जाइन कहा जाता है, और जो इनर लेयर होता है उसको इंटाइन कहते हैं। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखना है कि एक्जाइन बना हुआ रहता है स्पोरोपोलेनिन, ये वर्ड आप याद रखें स्पोरोपोलेनिन, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्जाइन बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन, एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है। इंटाइन बना हुआ रहता है सेलुलोज एंड पेक्टिन का। इंटाइन जो होते हैं वो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ रहता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो होता है मोस्ट हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी तक जो सबसे हार्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कौन है, तो वो स्पोरोपोलेनिन है। बहुत ही हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसको डिग्रेड करने के लिए भी कोई एंजाइम नहीं है, मतलब कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इतना हार्ड होता है ये। नेक्स्ट, अब हर हार्ड चीज़ का एक वीक पॉइंट होता है। तो जो एक्जाइन होता है वो बना है स्पोरोपोलेनिन का। एक जगह ऐसा है जहाँ पे
स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, नहीं होता है, तो उसको कहते हैं जर्म पोर। तो एक स्मॉल ओपनिंग होता है, छेद होता है एग्जाइन में, जिसको कहा जाता है जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ पॉइंट भी आपको याद रखना है कि स्पोरोपोलिन जहाँ एब्सेंट होता है उसको जर्म पोर कहा जाता है पोलन ग्रेन्स में। तो डायग्राम हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या था। तो डायग्राम ये है एक पोलन ग्रेन का। तो आप देख सकते हैं ये बाहर एग्जाइन, अंदर में इंटाइन है, और अंदर में ये जो सेल का पार्ट्स है ये साइटोप्लाज्म हो गए, और यहाँ पे आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिखा रहा है और एक यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं जर्म पोर। तो ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा छेद होता है पोलन ग्रेन्स में, जिसको जर्म पोर कहा जाता है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब बनने का काम होता है। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो होता है वो यहीं से होता है। चलिए फिर से देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जर्म पोर हो गया। नेक्स्ट, अ मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। यही पॉइंट है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें दो तरह का सेल होता है अंदर में, एक वेजिटेटिव सेल एंड दूसरा जो है वो है जनरेटिव सेल। अभी जो मैंने फिगर दिखाया कि एक जो था वेजिटेटिव सेल था और दूसरा जनरेटिव सेल था। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है साइज में, जिसके पास लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, और ये काम क्या करता है, तो स्टोर फूड। वेजिटेटिव सेल का काम है फूड को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट, जनरेटिव सेल के बारे में देखते हैं। जनरेटिव सेल जो होता है स्मॉल होता है और फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जो होता है वो फ्लोट करने का काम करता है। फिर से फिगर देखते हैं। तो ये पोलन ग्रेन का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो इसका जो पूरा सेल होता है वो अंदर से भरा हुआ रहता है वेजिटेटिव, मतलब ये कंप्लीट सेल समझ लो कि वेजिटेटिव सेल है। तो ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। तो ये है जनरेटिव सेल, ये पूरे वेजिटेटिव सेल के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, और ये वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करते रहता है यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव सेल्स लार्ज होते हैं, पूरा सेल समझिए वेजिटेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल उसमें छोटा सा होता है जो कि इधर उधर फ्लोट करते रहता है, और जनरेटिव सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिव न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है कि अभी मैंने बोला है कि पोलन ग्रेन के अंदर में कितना मेल गैमेट्स होता है, तो 2 मेल गैमेट्स होता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 60% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को शेड करते हैं 2 सेल्ड स्टेज। अब 2 सेल्ड स्टेज का मतलब हो गया एक वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। मतलब ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन देखेंगे तो उसमें एक वेजिटेटिव सेल रहेगा और एक जनरेटिव सेल रहेगा। लेकिन 40% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है जनरेटिव सेल में। जनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोटिकली मतलब माइटोसिस से डिवाइड करता है और चेंज हो जाता है 2 मेल गैमेट में। तो 2 मेल गैमेट हो गया और एक पहले से क्या था, वेजिटेटिव सेल था, तो 3 सेल्ड स्टेज। तो 40% एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो अपना पोलन ग्रेन्स को और 3 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं, मतलब पोलिनेशन के लिए देते हैं, और जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में पोलिनेशन करते हैं। तो 2 सेल्ड स्टेज में मेल गैमेट्स नहीं बना हुआ है, ये पोलिनेशन होने के बाद 2 मेल गैमेट बनते हैं, लेकिन मेल गैमेट बनते ही हैं, 2 मेल गैमेट बनेगा ही, लेकिन 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो पोलिनेशन के बाद 2 मेल गैमेट बनाते हैं, और जो 40% एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो पोलिनेशन से पहले ही 2 मेल गैमेट बना लेते हैं। अल्टीमेटली बनाना क्या है, तो 2 मेल गैमेट बनाना है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो सालों साल स्टोर करके रखा जाता है, बहुत सालों तक आप पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है लंबे टाइम के लिए, और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, मतलब बहुत ही लो टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है, जिसको पोलन बैंक्स भी कहा जाता है। तो पोलन बैंक्स में पोलन ग्रेन्स को सालों साल स्टोर करके रखा जाता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इसमें इतना ज़्यादा पोषण होता है कि इनको टैबलेट्स और सिरप्स के रूप में मार्केट में कॉमर्शियली बेचा जाता है, ताकि जो एथलीट्स होते हैं वो अपना स्ट्रेंथ या स्टेमिना बढ़ा सके। रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनको भी दिया जाता है ताकि वो उनका स्ट्रेंथ बढ़ सके।
तो हाई रिच इन न्यूट्रिएंट होता है पोलन ग्रेन्स। उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी है पोलन ग्रेन्स के, जैसे कि इट कॉज एलर्जी। पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉजिंग भी होते हैं। तो एलर्जी कॉज करेंगे तो जैसे कुछ ब्रोंकियल एफ्लिकेंस हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत होना। जो ब्रोंकाइटिस होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं हमारे लंग्स के, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, ये सब एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स भी होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो बहुत सारे आदमी को भी एलर्जी कॉज हो सकता है पोलन ग्रेन्स से। एक प्लांट है जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसको निकनेम कैरोट ग्रास भी कहा जाता है। इनके पोलन्स भी एलर्जी कॉजिंग होते हैं। तो ये पोलन एलर्जी जो है कॉज करते हैं। अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए कि कौन सा प्लांट का पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है, तो आप पार्थेनियम कैरोट ग्रास याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, तो ये था अभी इतना। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा, आपको एंथर के बारे में पढ़ा। एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसके बारे में पढ़ा, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में जो पोलन ग्रेन्स बनता है उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग जा रहे हैं फीमेल ऑर्गेन की तरफ, मतलब जो पिस्टिल था उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो पिस्टिल में जो ओवरी था, ओवरी के अंदर मैंने बताया ओव्यूल होता है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे ओव्यूल पे फोकस कर रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट होता है। तो मेन हम लोग को यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टडी करना है ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल को क्या कहा जाता है? तो ओव्यूल को कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। जैसे कि एंथर में जो पोलन सैक था उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है, तो ओव्यूल को हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल क्या है? तो ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। अभी मैंने बताया ओवरी के अंदर में जो एक चीज़ होती है, पार्टिकल होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू ओवरी बाय प्लासेंटा। तो सबसे पहले हम लोग ओव्यूल का डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद क्लियरली हम लोग को समझ में आएगा कि ओव्यूल एक्चुअली क्या होता है। तो ये एक सिंपल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक सिंपल सा ओव्यूल आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो ओव्यूल के जो पार्ट्स अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखो एक वर्ड लिखा है फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल के नीचे लिखा है हाइलम। तो फ्यूनिकल जो होता है वो अटैच्ड होता है प्लासेंटा से, और प्लासेंटा अटैच्ड होता है ओवरी से। ओवरी से प्लासेंटा अटैच होता है, और प्लासेंटा को जो मेन ओव्यूल का बॉडी होता है, इस बॉडी को जो अटैच करता है वो फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल फिर जो है ओव्यूल से अटैच होता है हाइलम से। अब यहाँ पे मेन हम लोग को पार्ट देखना है कि ओव्यूल की दो बाहर में एक कवरिंग दिखाई देगा, एक ये वाला और एक ये जो दो कवरिंग है इसको कहा जाता है इंटेग्यूमेंट। जो सबसे बाहर वाला कवरिंग है इसको आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। जो अंदर में सेम लेयर होता है उसको इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट का दो लेयर होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। उससे अंदर जाएंगे तो कुछ सेल्स मिलने, मास ऑफ सेल्स मिलने वाले हैं यहाँ साइड से, तो इसको कहा जाता है न्यूसेलस। ये जो पार्ट है इसको न्यूसेलस कहा जाता है। और सेंटर में जो ये आपको ओवल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। ये मेनली हम लोग को इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओव्यूल के अंदर में अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है वो तो वो है एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसी के अंदर में एग सेल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चलाजल पोर। तो जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, जो बेस होता है उसको चलाजल या चलाजा या चलाजल पोर लिखा जाता है। एक और पोर आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल। तो माइक्रोपाइलर पोर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। यहाँ पे जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल वो छेद है जहाँ से पोलन ट्यूब जो होता है इसके अंदर एंटर करेगा। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब आके एंटर करता है और मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। तो एंट्री पॉइंट कौन है? माइक्रोपाइल वाला एरिया। तो चलिए फिर से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि ओव्यूल में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जो अभी मैंने डायग्राम में बताया उसी को लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी बाय प्लासेंटा। मतलब ओवरी से ओव्यूल किससे अटैच्ड है? प्लासेंटा से अटैच्ड है। इट इज़ अटैच्ड टू प्लासेंटा बाय फ्यूनिकल। प्लासेंटा से ओव्यूल किस तरह से अटैच्ड है? तो फ्यूनिकल से अटैच्ड है। इट हैज़ टू लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग कल्ड इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट के दो लेयर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं ओव्यूल को। A small opening at the tip of ovule where integument is absent।
मतलब वो जगह जहाँ पे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। तो मैंने वही बोला कि माइक्रोपाइल एक छेद होता है जहाँ से पोलन ट्यूब जो होता है वो ओव्यूल के अंदर एंटर करता है। द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, इसका चलाजा, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं। तो बस उस बेसल पार्ट को चलाजा कहा जाता है। द मास ऑफ सेल्स इनसाइड द इंटेगुमेंट इज कॉल्ड न्यूसेलस विच स्टोर्स फूड मटेरियल। तो न्यूसेलस जो होता है वो फूड स्टोर करता है एम्ब्रियो सैक के लिए। एम्ब्रियो सैक जब डेवलप करते रहता है तो न्यूसेलस जो होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो मेन फंक्शन होता है उसको नरिशमेंट करना। नेक्स्ट जो मेन पार्ट होता है ओव्यूल के अंदर वो होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि अभी मैंने बताया एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग सेल, मतलब फीमेल गैमेट होता है, इसीलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ये कहाँ रहेगा, न्यूसेलस के अंदर में रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ओव्यूल का आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक का भी डायग्राम आप देख सकते हो, ये है एम्ब्रियो सैक का। ये जो फिगर है इसको अगर आप देखोगे फिर से तो इस तरह का आपको डायग्राम दिखाई देगा। तो ये जो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है इसको भी पहले देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल जैसे कि यहाँ पे आप देखो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप जान सकते हो कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल होते हैं। तो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल है, मतलब ओव्यूल का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उस तरह से यहाँ पे टाइप्स चेंज हो गए। जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो ओव्यूल का टाइप होता है वो है एनाट्रोपस। मैक्सिमम ओव्यूल्स जो होते हैं वो एनाट्रोपस होते हैं, और एनाट्रोपस का मतलब इन्वर्टेड ओव्यूल। यहाँ पे देख रहे हो ओव्यूल इन्वर्टेड, तो इसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में जो होता है ओव्यूल जो होता है इरेक्ट होता है, स्ट्रेट रखा हुआ रहता है। जो चलाजा होता है और माइक्रोपाइल होता है वो स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे चलाजा वाला पॉइंट है, यहाँ पे माइक्रोपाइल वाला पॉइंट, तो सारे स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे आप देखो चलाजा यहाँ पे, माइक्रोपाइल यहाँ पे, और ये जो ओव्यूल है ये इन्वर्ट हो चुका है। उसी तरह से एम्फीट्रोपस है, केमाइलोट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, सर्सिनोट्रोपस है। तो ये आप डायग्राम देख के समझ सकते हो कि 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही यहाँ पे है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा, मेगा स्पोर्स बनेगा। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगा स्पोर्स फ्रॉम ए मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जब मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 जो है मेगा स्पोर्स बनेंगे, और जाहिर सी बात है मियोसिस हो रहा है तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल ही बनने वाला है। मेगा स्पोर मदर सेल कहाँ होता है, तो न्यूसेलस का ही कुछ सेल्स जो होते हैं वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगते हैं और मियोसिस करके मेगा स्पोर्स बनाते हैं। तो बनते तो 4 मेगा स्पोर्स हैं, लेकिन उनमें क्या होता है जो 3 मेगा स्पोर्स होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ एक मेगा स्पोर जो होता है वो फंक्शनल रहता है, आगे तक डेवलप करता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि फॉर्मेशन 4 हो रहा है लेकिन एक्चुअली फंक्शनल कितना है, सिर्फ एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मेगा स्पोर मदर सेल से कितना मेगा स्पोर बनता है या कितना एम्ब्रियो सैक बनता है, तो आपको आंसर देना है सिर्फ 1, क्योंकि 3 जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक जो मेगा स्पोर था जो फंक्शनल था वो आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। तो मेन जो पार्ट होता है वो एम्ब्रियो सैक का पार्ट होता है। तो एक मेगा स्पोर मदर सेल से 1 मेगा स्पोर बनता है और 1 एम्ब्रियो सैक बनता है आगे डेवलप करके। तो मेगा स्पोर मदर से डिप्लॉइड रहेगा, बाकी सारे हैप्लॉइड होने वाले। तो इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि अगर 10 मेगा स्पोर मदर सेल है तो उससे कितना मेगा स्पोर्स बनने वाले हैं, तो 10 से 10 ही बनने वाला है, ना कि 40 नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया 3 जो है डीजेनरेट करते हैं, तो बनते हैं तो 40 हैं लेकिन उसमें से 30 क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 10 आएगा। लेकिन अगर ये माइक्रोस्पोर का बात करेंगे तो माइक्रोस्पोर में चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, चारों के चारों पोलन ग्रेन्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं एम्ब्रियो सैक के ऊपर में। एम्ब्रियो सैक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कम्प्लीटली हैप्लॉइड होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर आप देखते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर होता है, और एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, मतलब फीमेल जो एग सेल होता है।
द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। अभी मैंने बताया जो 4 मेगास्पोर बनता है, 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाता है, जो एक फंक्शनल बच जाता है वही आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट मतलब कि एम्ब्रियो सैक में चेंज हो जाता है। एम्ब्रियो सैक इज़ हैप्लॉइड। अभी मैंने बोला कि एम्ब्रियो सैक जो होता है कम्प्लीटली हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये जो है बना है हैप्लॉइड मेगास्पोर से। मेगास्पोर खुद भी हैप्लॉइड होता है। Nucleus of megaspore divide mitotically to form 2, 4, 8 nucleate stage of embryo sac। एम्ब्रियो सैक का जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, डिवीजन स्टार्ट करता है। और सेल डिवीजन कौन सा कर रहा है, माइटोटिकली डिवीजन कर रहा है। पहले 2 सेल स्टेज में जाएगा, फिर 4 सेल स्टेज, 2 न्यूक्लियस बनाएंगे, फिर 4 एंड फिर 8। तो यहाँ पे अभी सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। एक ही एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं और कहाँ जाके 8 न्यूक्लियस तक वो डिवाइड करते हैं। तो 8 न्यूक्लियस के स्टेज वाला एम्ब्रियो सैक बन गया। एक ही एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस आ गए हैं, 8 न्यूक्लियस आ चुके हैं। और सारे माइटोटिकली डिवाइड है तो सारे के सारे हैप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक खुद ही हैप्लॉइड है। जो 6 न्यूक्लियाई होते हैं वो सराउंड हो जाते हैं सेल वॉल से और 6 सेल हो जाते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन स्टॉप होगा तो सबके चारों ओर सेल वॉल बनेगा और सब जो है 6 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन 8 में से 6 सेल में कन्वर्ट हो गए, जो बाकी 2 न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर में जाके लार्ज सेंट्रल सेल बनाते हैं। तो जो सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज कैसे हुआ है, यह हम डायग्राम से देख सकते हैं कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्टेज किस तरह से हुआ। तो ये एम्ब्रियो सैक का फिगर है। एम्ब्रियो सैक में मैंने अभी बोला पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस जो है 8 न्यूक्लियस तक डिवीजन होता है। तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियस काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे देखिए 8, एक पीछे में भी है तो 8। तो न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 हो गए। आप सेल का काउंट करते कि सेल कितना है, तो 1 2, यहाँ पीछे एक 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं दिख रहा है, तो ये एक सेल है सिंपल सा। ये 4 5 6 एंड 7। तो टोटल सेल्स जो है 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियस कितना है, 8 है। तो 8 न्यूक्लियस कहाँ पे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस किसके पास है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में एक न्यूक्लियस एक्स्ट्रा है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। इस तरह से एम्ब्रियो सैक के अंदर अरेंजमेंट किया जाता है। तो अब 7 सेल्स का नाम सब देख लें। तो ये आगे में जो 2 सेल दिखाई दे रहा है इसको सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। और सिनर्जिड के जस्ट पीछे यहाँ पे आपको रहता है एग सेल, जो कि हमारा मेन फीमेल गैमेट है। एक ही एग सेल है, सिंगल एग सेल है। ये जो सिनर्जिड और एग, ये तीनों मिलके इनको कहा जाता है एग एपरेटस। और एग एपरेटस हमेशा रहेगा आपको माइक्रोपाइलर एंड के पास। मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, मतलब ओव्यूल का जो ये वाला पार्ट है, इसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो जो एग और सिनर्जिड होते हैं वो यहाँ रहेंगे, और जो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये वाले एंटीपोडल सेल्स ये रहेंगे नीचे की तरफ, मतलब चलाजल पोड की तरफ रहते हैं एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है एम्ब्रियो सैक के सेल्स का। उसके बाद जो सेंटर में सेल है, ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, ये सेंट्रल सेल है। इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। लास्ट में 3 एंटीपोडल सेल्स जो रहेंगे वो चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स रहते हैं। अब इस अरेंजमेंट में सब सेल्स का अपना अपना फंक्शंस है। जैसे कि जो सिनर्जीज होते हैं वो ज़्यादातर पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस भी जो होते हैं वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं अप टू द एग सेल, क्योंकि पोलन ट्यूब से जो मेल गैमेट आने वाला है वो एग सेल के साथ फ्यूजन करने वाला है। इसीलिए ये जो होते हैं वो आगे में गाइड करने का काम करते हैं कि एग सेल की तरफ मेल गैमेट्स जा सके। अगर आपको याद हो कि मेल गैमेट एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होता है और एग सेल तो सिर्फ एक है, तो एक एग सेल एक मेल गैमेट के साथ फ्यूजन कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो एक और मेल गैमेट आने वाला है वो फ्यूजन करता है आपको ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये यूनिक प्रोसेस है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में 2 फर्टिलाइजेशन होता है एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर में। एक फर्टिलाइजेशन होता है एग सेल और मेल गैमेट का। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो जो सेल बनता है उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंट्रल सेल में जो ये पोलर न्यूक्लियाई है ये फर्टिलाइज करेगा
फिर से एक मेल गैमेट के साथ। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो गया, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया यहाँ पे, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है, इसलिए इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बना है जाइगोट, और जो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? एंडोस्पर्म जो होता है नरिशमेंट देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है ग्रोइंग जाइगोट का। जाइगोट जब धीरे धीरे एम्ब्रियो में चेंज होगा तो उसको नरिशमेंट कौन देगा? तो यही एंडोस्पर्म देगा। नेक्स्ट जो एंटीपोडल सेल्स है, इनका कुछ सिग्निफिकेंस उतना पता नहीं है कि एक्चुअली इनका क्या इंपॉर्टेंस है। धीरे धीरे ये सब बोला जाता है कि डीजेनरेट्स कर जाते हैं सारे, जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स सारे चीज़ जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो है आपको एम्ब्रियो सैक में और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस किसके पास होता है? तो सेंट्रल सेल के पास होता है। सेल्स एट द माइक्रोपिलर एंड आर कॉल्ड एग एपैरेटस। अभी मैंने बताया एग एपैरेटस में कौन आता है? तो 2 सिनर्जिड आते हैं और एक एग सेल आता है। तो वही लिखा है कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 egg cell. Synergids have a special structure called filiform apparatus that help to guide pollen tube into the synergids. तो जो synergids होते हैं उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फिलीफॉर्म एपैरेटस कहते हैं। तो उसका काम क्या है? पोलन ट्यूब जब आएगा तो उसको गाइड करना ताकि वो एक सेल तक मेल गैमेट को पहुंचा सके। जो लास्ट में चलाजल एंड होता है वहाँ पे 3 सेल्स होते हैं जिसको एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। तो ये एम्ब्रियो सैक में था। इसमें मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं लिखा है क्योंकि इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग पहले पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनेशन होने के बाद ही हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उस वीडियो में आप देख सकते हो कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। अभी जो मैंने फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब किया कि एंजियोस्पर्म में 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो हो गया आपको जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एक वो फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो होता है वो एंडोस्पर्म का जो बनना होता है वो वाला फर्टिलाइजेशन। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको चैनल पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल गए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।